और अब वॉर से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, यूएस ईरान वार्ता के बीच मोदी ट्रंप के बीच जो है बातचीत हुई है। यूएस ईरान वार्ता के बाद मोदी ट्रंप के बीच ये पहली बातचीत हुई है। मोदी ट्रंप के बीच ये बातचीत लगभग 40 मिनट तक चली है और इस बातचीत में जो ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर बातचीत की गई इस 40 मिनट के अंदर। अब आप समझिए कि सीजफायर के बाद 2 हफ्ते के युद्ध टालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। साथ ही साथ इस फोन कॉल के बाद जो चीजें निकलकर सामने आ रही वो ये है कि रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वी रिव्यूड द सब्सटेंशियल। ये ट्वीट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। सब्सटेंशियल प्रोग्रेस अचीव्ड इन आवर बायलैटरल कोऑपरेशन इन वेरियस सेक्टर्स, यानी अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसको लेकर बातचीत की गई। साथ ही साथ जो हालात हैं मिडिल ईस्ट में उसको लेकर भी बातचीत की गई है। वी आर कमिटेड टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग आवर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन ऑल एरियाज। हर क्षेत्र में जो पार्टनरशिप है उसको लेकर प्रतिबद्धता और आगे किस तरह से काम किया जाए उस पर बातचीत की है। वी ऑल्सो डिस्कस द सिचुएशन इन वेस्ट एशिया एंड स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ कर्नल एस के मलिक, रिटायर्ड भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आज चर्चा की शुरुआत वीएन झा सर आपसे ही करूंगा। चीन सुपर पावर बनता हुआ नजर आ रहा है वैश्विक पावर पर अगर देखा जाए। साथ ही साथ हॉर्मुज में नाकेबंदी की तस्वीर, ये मैं आपको सिर्फ चीजें बता रहा हूं कि अब तक क्या क्या चीजें निकल कर आ चुकी हैं। अब आज अभी की अगर बात की जाए, 15 अप्रैल की अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। युद्ध विराम की बातें आई थी, 2 हफ्ते तक टाला गया। फिर इस्लामाबाद में जो चीजें हुई वो भी देखने को मिली। उसके बाद से नाकेबंदी तक अब तक कहानी जो है पहुंच चुकी है। यानी रणनीति आए दिन बदल रही है, लेकिन इस रणनीति के बदलने में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है। ये लगातार कहा जा रहा है। जी हाँ, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। मतलब डायलॉग से ही कोई भी समाधान निकलेगा। हाँ। क्योंकि वॉर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, ये सब जानते हैं। और हमने भी पिछले 40-41 दिन में हमने ये देख लिया है कि कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आया, सिर्फ डिस्ट्रक्शन हुआ है। हम्म। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच की जो वार्ता हुई है, इसमें एक और चीज बहुत प्रमुख था। हम्म। जब आपने सुना होगा कि अमेरिका ने पूरे एरिया पे चोक लगाने की जो उन्होंने डिसीजन लिया था हॉर्मुज के ऊपर में, तो उसमें एक और स्टेटमेंट आया था कि अगर कोई नेवल शिप उन जहाजों को एस्कॉर्ट करता हुआ नजर आया तो उसके ऊपर भी हमला होगा। और आपको ये भी पता होगा कि भारत के जो शिप्स पिछले लगभग 20 दिन में 15-20 दिन जो निकले हैं वहां से, उसको हमारे नेवी के शिप ने एस्कॉर्ट किया था। क्योंकि बीच में पाकिस्तान भी है, ऐसे ऐसे लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए अपने शिप को एस्कॉर्ट करते हुए अपने टेरिटोरियल वाटर में लाके फिर छोड़ दिया था। तो ये जो अनाउंसमेंट हुई थी अमेरिका की तरफ से कि एनी नेवल शिप एस्कॉर्टिंग दोज कमर्शियल शिप्स विल बी अटैक, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। क्योंकि अगर भारतीय शिप पे अगर अमेरिका हमला करता हम्म। तो जवाबी हमला भी होता फिर। और हम्म। उस जवाबी हमले में क्या होता है, ये मतलब कोई आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं कि इसके बाद में हम्म। क्या होगा अगर डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन हो जाती ठीक है है इंडियन वाटर के सर, इस आसपास डिबेट को में। मैं ओपन करूंगा। मैं छोटा छोटा सा रिएक्शन मैं सबसे लेना चाह रहा हूं। मैं आप एस के मलिक सर का रुख करना चाह रहा हूं। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हैं। मलिक सर, अब अमेरिका का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, जो बयान है, वो लगातार सिर्फ यही दर्शा रहा है कि वो कंफ्यूजन स्टेट में नजर आ रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। और जो साथी थे जिनसे उम्मीद की जा रही थी वो भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं।
आशीष जी नमस्कार और सभी दर्शकों नमस्कार। आज की स्थिति ये दर्शाती है कि निश्चित रूप से जो अमेरिका है अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ पा रहा है। फंसा हुआ इसलिए पा रहा है कि यहाँ सिर्फ ईरान का स्टेक नहीं है। ईरान के लिए तो देखा जाए, ईरान जैसे चाहता था शायद वैसी स्थिति हो गई है। वो चाहता था कि बाकी जो देश है उनका भी रोल इसमें आए और वो भी अमेरिका के सामने एक तरह से खड़े हो जाए। जैसे चाइना, कल का डेवलपमेंट ये था कि चाइना ने साफ साफ अमेरिका से बोला था कि आप मेरे वेसल्स को नहीं रोकेंगे, और रोकेंगे तो उसके लिए मैं अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हूंगा। अमेरिका का चाइना के साथ ये कन्फ्रंटेशन बढ़ना या बातों में ही बढ़ना, ये अपने आप में कोई अच्छा पॉजिटिव डेवलप नहीं है। और अमेरिका ये चाहता है कि डायलॉग के माध्यम से इस बात को यहाँ पर डिफ्यूज किया जाए। लेकिन बात यह है कि अमेरिका इतना आगे बढ़ चुका है कि उसे एक सेफ ग्राउंड चाहिए, एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए चीजों को डिफ्यूज करने के लिए। क्योंकि सीधे सीधे अगर वो ये बात को कहेगा तो ये माना जाएगा कि अमेरिका का सरेंडर हो गया और ईरान अब चूंकि अपनी बात पर डटा हुआ है, ईरान को बैकअप है चीजों का। बात ये है कि आज अमेरिका का जो ब्लॉकेड लगा हुआ है, ईरान का भी तो ब्लॉकेड यही था। देखा जाए कि आज चूंकि ज्यादा तो आपकी आवाज शायद नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट करिएगा, बाद में मैं वापस लौटता हूं आपके पास। कर्नल दिनेश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश सर, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर देना, ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है, क्या मैसेज देने की कोशिश है, या क्या बातचीत हो सकती है? में जैसा कि आपने बताया कि अमेरिका को उसके साथी देश भी छोड़ रहे हैं और वो नहीं चाहता था कि भारत से एक प्रकार की ज्यादा दूरी बन सके। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले कुछ एक महीनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार की स्टेटमेंट दी थी, जिस प्रकार से उन्होंने बताया था हम टैरिफ लगाएंगे अगर हम रशिया से तेल खरीदेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इस समय जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब एक प्रकार से कॉर्नर हो चुके हैं। चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है या ईरान के साथ जो युद्ध है, तो वो अपने जो पुराने डिपेंडेबल साथी हैं, जब मित्र देश हैं, उनके साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं। और भारत जो है इस सिस्टम के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्हें भारत की ताकत का और भारत की शक्ति का मालूम है। जिस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं भारत से प्यार करता हूं, मैं अपने मित्र से बात कर रहा हूं, तो ऑल ऑफ ए सडन जो है 28 फरवरी से पहले तो इस प्रकार का किसी प्रकार की कोई प्यार की भावना नहीं आई थी। तो बेसिकली जो है अब वो पैचअप करना चाहते हैं और इसी सिलसिले के अंदर जो है अब उनके विदेश मंत्री भी जो है वो अगले साल आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका हमारे साथ ज्यादा संबंध बढ़ाने की कोशिश करता है, जब पाकिस्तान को और अपने सर के ऊपर बिठाता। आशीष जी, मुझे एक मिनट दीजिए। जी जी सर। आपने पिछले अपने सेगमेंट में बताया कि अमेरिका का साथ सभी देश छोड़ रहे हैं। तो देखिए साहब, ऐसा है, बचपन के अंदर हमने स्कूल के अंदर एक दोहा पढ़ा था, कोयल काको कागा कासे लेत, तुलसी मीठे वचन से जग अपना कर लेत। तो देखिए साहब, ऐसा है कि ट्रंप ने अपनी भाषा से और अपनी बदतमीजी की वजह से जो है पूरे यूरोप के देशों को और मैक्सिमम जो उसके फ्रेंड थे उनको उसने बदतमीजी की। अगर वो अपनी भाषा के ऊपर कंट्रोल रखता तो मेरा ये मानना है कि इवन ईरान के युद्ध में जब ये नवल ब्लॉकेड तो समस्या है। आता हूं एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, यही समस्या है कि अगर इस पर कंट्रोल करता तो शायद ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। ना सिर्फ अमेरिका के लिए, बाकी लोगों के लिए भी ये चीज लागू होती है। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, हॉर्मुज में नाकेबंदी से टेंशन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्रंप पर अंतरराष्ट्रीय दबाव जो है वो बढ़ा। चीन ने इसको लेकर कड़ी चेतावनी जो है जारी कर दी है, जंगल राज नहीं चलने देंगे। पेरिस में हॉर्मुज पर शिखर वार्ता होगी, शुक्रवार को हॉर्मुज पर शिखर वार्ता होनी है। कोरिया ने भी नाकेबंदी का विरोध कर दिया है, यानी कुल मिलाकर अमेरिका जो नाकेबंदी कर रहा है उसको लेकर टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। रजनीश हमारे साथ बने हुए, रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही सारा अब गेम जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी जो कहानी, जो पिक्चर नहीं थी वो अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंटर करता हुआ नजर आया और वहां पर नाकेबंदी अगर की गई है तो टेंशन जो है वो देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय दबाव और उसकी वजह से परेशानी अमेरिका को, और चीन ने भी जो है आंखें दिखानी शुरू कर दी। आशीष, देखिए जिस तरीके का रवैया अमेरिका की तरफ से रहा है उसको लेके तमाम जो देश हैं, खासतौर जो आर्थिक रूप से जो पूरे विकसित हैं या विकासशील हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो अमेरिका से खासे नाराज़ हो गए। स्टेट ऑफ हार्मुज की बात कर ली जाए या फिर आप परमाणु ऊर्जा की बात कर ली जाए, ये तमाम चीज़ें थी जिनको लेके ईरान के साथ जो
वार्ता हुई थी वो विफल रही थी। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें अपडेट ये हो गया है कि जो ट्रंप है, जो ये शांति वार्ता हुई थी, इसके विफल होने के बाद ट्रंप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। इसीलिए जो है वो ट्रंप के अगर बात की जाए तो ट्रंप जो है वो अब जो एक महीने का बताया जा रहा है कि जो तेल जो प्रतिबंध से जो छूट दी गई थी ईरान को, उस अस्थाई छूट को ख़त्म करने की इस समय तैयारी कर रहे हैं ट्रंप। इसके अलावा अगर ये चीज़ें होती हैं तो ज़ाहिर तौर पे इसका पूरा असर सारे जो एशियाई जो है दो देश हैं, या ये कहा जाए तमाम वो देश जो इस युद्ध के बाद ऊर्जा के लिए एक कदम बढ़ाया था उन्होंने ईरान की तरफ, उस ऊर्जा को लेकर काफ़ी ज़्यादा वित्तीय संकट पैदा होने वाला है तमाम देशों में। और अगर ट्रंप ने ये काम कर दिया तो ज़ाहिर तौर पे ना सिर्फ ईरान को आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, बल्कि मानसिक दबाव एक बनाया जाएगा, चारों तरफ से उसको घेरा जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ हार्मोज है उसके आसपास की नाकेबंदी की भी बात ट्रंप कर रहे हैं। आप सोचिए स्टेट ऑफ हार्मोज कितना इम्पॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसके अलावा जो अस्थायी रूप से छूट दी गई थी ईरान को तेल को लेके, उस छूट को ख़त्म करने की कोशिश जो है बातें की जा रही है। इसके अलावा अगर ये छूट खत्म की जाती है तो जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया के जितने भी देश थे जो इस वॉर के चलते ईरान की तरफ ऊर्जा को लेकर उन्होंने कदम बढ़ाया था कि ईरान से लेकर जो ऊर्जा है उसे प्राप्त करके तमाम देश अपनी अपनी जो है जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी करें। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पे इसका असर तमाम उन देशों पे पड़ेगा जो टकटकी लगाए ईरान की तरफ देख रहे थे, या उन लोगों वो देश जिन्होंने एक कदम ऊर्जा के लिए ईरान की तरफ बढ़ाया। बड़ी खबर है और दर्शकों को बता दो, यूएस ईरान में बातचीत का अगला राउंड जो है वो जल्दी देखने को मिल सकता है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। ट्रंप के चीन दौरे से पहले डील हो सकती है और इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप खुद शामिल हो सकते हैं, साथ ही साथ ईरान के राष्ट्रपति भी शामिल हो सकते हैं, यानी दूसरे फेज की तैयारी है। वीएन झा सर, कैसे ये पूरी चाल बदलती हुई नजर आ रही है सर? हम और आप लगातार डिस्कस कर रहे हैं कई दिनों से और समझ रहे हैं, लेकिन अब जो है खुद ये खबर सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप मोर्चा संभाल सकते हैं और उधर से पेजेश्कियान साहब जो है वो सामने आ सकते हैं। क्या बदल जाएगा सर? जी हाँ, देखिए बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। यही चीज हम बता रहा था कि पिछले 2-3 दिन से जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो इसी की तरफ में पॉइंटर थी, क्योंकि कल जब चीन में बहुत सारे जो राष्ट्राध्यक्ष थे या उसके विदेश मंत्री थे वो चीन में आए थे, चीन में ईरान के भी विदेश मंत्री गए थे। आज के दिन में पूरे विश्व में चीन ही एक ऐसा देश है जिसका दोनों पार्टी पे प्रभाव है, ईरान पे भी अमेरिका पे भी। ईरान बहुत सारी चीजों के लिए चीन के ऊपर में डिपेंडेंट है और अमेरिका भी कुछ चीजों के लिए चीन के ऊपर में डिपेंडेंट है। और चीन अगर चाहे तो कुछ प्रेशर जरूर अप्लाई कर सकता है कि अमेरिका के ऊपर भी कुछ कंसेशन देने के लिए और ईरान के ऊपर भी कुछ कंसेशन देने के लिए। और यहीं पे आती है कि वो 5 मुद्दे जो कि स्टिकिंग पॉइंट्स थे जिसके चलते कि पिछली वार्ता सफल नहीं हुई थी। पहली चीज थी यूरेनियम एनरिचमेंट। तो ईरान का अधिकार है कि जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां से उनको बिजली बनती है और वो अमेरिका द्वारा ही सप्लाई किया गया था, उसके लिए 3.5% ग्रेड यूरेनियम जो एनरिचमेंट है उसकी जरूरत है। तो इतना तो एनरिचमेंट उसका बनता है, चाहे 3.5% बनाए या 7% बनाए, ये उनका बनता है। लेकिन जब भी वो 60% जाता है, 90% जाता है, तो क्लियरली ये दिखाता है कि उसका बॉम्ब बनाने का एम्बिशन है। तो वहां न जाके अगर वो 3.5 या 7% पे लिमिट कर दे अपने आप को, तो यहाँ पे वार्ता जो है वो बन जाती है। और यही चीज जब पिछली वार्ता चल रही थी लड़ाई के पहले, ईरान लगभग उसके लिए हामी भर चुका था। दूसरा पॉइंट हॉर्मुज में देखिए अभी पहले एक शिकंजा था, अब 2 शिकंजा हो गए हैं। कल चीन के 3 शिप जो हैं वो अमेरिकी जो चैलेंजेस थे उसको अनदेखी करके वो वहां से शिप निकल गए। तो ऑब्वियसली अमेरिका की किरकिरी हुई है। तीसरा पॉइंट था कि ईरानियन एसेट्स को जो फ्रीज किया गया है उस पर भी कुछ सहमति बन सकती है। कॉम्पनसेशन आज तक अमेरिका न किसी को दिया है न आगे देने वाला है। आप वियतनाम ले लीजिए, जापान ले लीजिए, जापान पे उसने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए हुए हैं। अफगानिस्तान ले लीजिए, इराक ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, जहां भी उसने हमला किया हुआ किसी को कॉम्पनसेट नहीं किया हुआ है। और अंतिम मामला जो था, जो कि बहुत बड़ा मामला ईरान मानता था, वो था
लेबनान में जो स्थिति थी उसको उसके ऊपर नियंत्रण, तो उसके ऊपर में ऑलरेडी बातचीत चल रही है और वहां पे भी एक सहमति बन रही है। तो मिला जुला के जो 5 स्टिकिंग पॉइंट थे उन 5 पे डेवलपमेंट हुई है। तो हो सकता है कि अब जैसे आपने अभी बताया कि पेरिस में शायद ये अगला जो समिट है वो समिट वो हो, खबर आ रही है कि शायद इसी शुक्रवार को या समवेयर अराउंड दैट वहां पे शायद वार्ता हो। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ये जो अभी चल रहा है यहाँ पे एक शिकंजा ईरान लगाया हुआ हॉर्मुज पे, दूसरा शिकंजा अमेरिका लगाया हुआ है, और इसी बीच जो एस्कॉर्टिंग जो शिप्स हैं नेवी के, पता नहीं लेकिन उसको जो आप कितना इस बात से वाकिफ रखते हैं या नहीं रखते हैं कि शिकंजा एक तरफ कसा जा रहा है, दूसरी तरफ जो है हमले किए जा रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें देखने को मिले। इसको और थोड़ा सा मैं ब्रीफली समझूंगा, डीपली समझूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देता हूं। ईरान के सीक्रेट मिसाइल बेस का बड़ा खुलासा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीक्रेट मिसाइल बेस का बड़ा खुलासा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में एक हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। जमीन के नीचे फंसे लॉन्चर्स निकालने की तैयारी जो है वो चल रही है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि अब आप समझिए जो सैटेलाइट तस्वीर है वो देखने को मिल रही है और इसमें हलचल जो वो देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि जमीन के नीचे जो लॉन्चर्स फंसे हैं उन्हें एक एक कर निकाला जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये शायद वो जखीरा ले जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये सैटेलाइट तस्वीर है जो निकलकर सामने आई है। ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ सैटेलाइट तस्वीर जो है ये बयां कर रही है कि किस तरह से जो सीक्रेट टनल है उसके जरिए वहां पर जो लॉन्चर्स फंसे हुए थे उन्हें अब एक एक करके निकाला जा रहा है या सीजफायर के बीच में। यानी मैसेज क्लियर है कि तैयारी जो है वो शायद अभी भी ईरान करता हुआ नजर आ रहा है कि वो शांत बैठने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने आप को तैयार रख रहा है कि अगर हमला होता है तो वो भी उसको जवाब देता हुआ नजर आएगा। लॉन्चर्स निकालने की तैयारी है। दबे जो मिसाइल सिस्टम थे सीजफायर के दौरान उन्हें बाहर लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मलिक सर, क्या कहता है ये कि जो टनल में हमलों में जो धंसे थे, जो टनल एंट्रेंस की अगर बात की जाए वहां पर जो लॉन्चर्स फंसे थे उन्हें अब एक एक करके निकाला जा रहा है, इसे कैसे देखा जाए? ये तो कहीं भी शांति की बात करते हुए नजर नहीं आते। ये तो सीधा सीधा मैसेज क्लियर है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम युद्ध के मूड में ही हैं। आशीष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। हाँ आशीष जी, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब जब कोई भी सीज फायर होता है तो वो एक टेक्टिकल पोज का ही दूसरा रूप होता है। ईरान या हो या अमेरिका हो, दोनों अपने अपनी साइड से अपनी अपनी तैयारी अपने हिसाब से कर रहे हैं और कर भी रहे होंगे। और कोई भी देश किसी भी पॉज की स्थिति में यानी सीज फायर की स्थिति में वो शांत नहीं बैठता है जब तक कि कोई रिटन एग्रीमेंट ना हो जाए, जब तक कोई कंक्लूजन ना पहुंच जाए। और दो महाशक्तियों के बीच में, या जैसे ईरान इस क्षेत्र की महाशक्ति है और अमेरिका पूरे वर्ल्ड की एक महाशक्ति है, दोनों के बीच में एक क्रेडिबल जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है उस पर पॉज ना लगे, उस पर रोक ना लगे और देशों के बीच में एक समझौता पूरा अमली जामा उसको पहचान के सब पूरी दुनिया के सामने ना आ जाए। ईरान ये ही नहीं, अमेरिका भी तैयारी कर रहा होगा, पूरी इंटेलिजेंस गैदरिंग चल रही होगी और पूरे उनके साइलोज जो छुपे हुए थे और इसके साथ साथ जो वहां कहते हैं कि टनल सिटीज है, उन सबकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग पूरी चल रही होगी। मोसाद का अपना रोल चल रहा होगा, सीआईए का अपना रोल चल रहा होगा। देखिए, कहा नहीं जा सकता कि जब तक ऑपरेशन फॉर्मली कॉल ऑफ ना किया जाए तब तक दोनों साइड अपनी तैयारी में अपने गार्ड्स को डाउन नहीं रख सकते और करना भी नहीं चाहिए। एक समझदार कंट्री जब वार की स्थिति में होता है तो दोनों के दोनों अपोनेंट अपनी तैयारियों में कमी कसर नहीं छोड़ना चाहते। ये बात सही है कि ईरान की जमीन है, जमीन के अंदर उसके अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर उसने टनल्स बनाए हुए या गुप्त ठिकाने बनाए हुए मिसाइल वगैरह के और ड्रोन्स वगैरह के, जहां पे उनको स्टोरेज करके रखा है। इसी तरह से अमेरिका, चूंकि वो ईरान की धरती पर आकर एक तरह से घेराबंदी कर रहा है और ईरान की धरती पर आकर के यहां पर ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, अमेरिका भी अपना, खासकर उसका नेवल एयरफोर्स, ये कोऑर्डिनेशन जरूर चल रहा होगा और इंटेलिजेंस गैदरिंग पहली आईज है किसी ऑपरेशन की, वो जरूर चल रही होगी। आई एम श्योर अगर बात नहीं बनेगी तो जब अगर ऑपरेशन आगे बढ़ता है तो ये सब तैयारियां उस टाइम किसी भी देश को मदद करती है और यही अमेरिका और यही ईरान दोनों कर रहे होंगे। जी आशीष। ठीक है सर, आता हूं मैं इस बीच। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि अमेरिकी नौसेना ने ईरान से जुड़े 8 तेल टैंकरों को रोक दिया है। अमेरिकी नौसेना ने यह कदम उठाया है जिसमें ईरान से जुड़े 8 तेल टैंकरों को रोका गया है। सभी जहाजों को रेडियो पर चेतावनी दी गई है और उन्हें चेतावनी देकर वापस भेज दिया गया। बिना किसी टकराव या बोर्डिंग के सभी टैंकर लौट चुके हैं। चाबहार पोर्ट से टैंकरों को पहले रोका गया। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और P-8 एयरक्राफ्ट इस ऑपरेशन में शामिल हैं।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।